देखो, जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, जहाँ उत्पादन के, हाँ ये साधन होंगे, इसे बोलेंगे हम उत्पादन के साधन। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। पहला क्या है, उत्पादन की शक्तियां, कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो उत्पादन को दे लगती हैं, जिससे उत्पादन होता है। तो वो क्या है, लेबर है, श्रम है, कौशल है, किसी की स्किल है, किसी का पैसा है, किसी की टेक्नोलॉजी है, किसी का कच्चा माल है, जो कि उत्पादन को बढ़ाता है, उत्पादन को शक्ति देता है कि वो कोई काम कर सके। आगे उत्पादन के संबंध, मतलब कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि उत्पादन का संबंध किस किस के साथ है। जैसे कि कोई, जैसे तकनीकी विभाजन है, या कार्यस्थल पर नियंत्रण से संबंध से बना है, कि जो कार्यस्थल है, जो उत्पादन है, उसका संबंध किन किन से है, लोगों से है, और ऑब्वियसली बात लोगों से होगा, या फिर उस वस्तु से होगा जिसका निर्माण हो रहा है। एंड तीसरा, जो कार्यस्थल है जहाँ पे उत्पादन हो रहा है, उसको जो नियंत्रण करने वाले जो लोग हैं, उनका आपस में रिलेशन कैसा है, उत्पादन के साथ कैसा रिलेशन, दैट इज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, उत्पादन का संबंध कैसे हैं, लोगों के संबंध कैसे हैं, उत्पादन की जो चीजें हैं उनका संबंध कैसे, दैट इज उत्पादन के संबंध। आगे देखो, मार्क्स ने कहा है, उत्पादन संबंधों की प्रवृत्ति उत्पादन शक्तियों के विकास के स्तर पर निर्भर करती है। कि उत्पादन का संबंध, उसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, उसका जो स्तर है वो निर्भर करेगा शक्तियों के ऊपर। मतलब कि रिलेशन कैसे बनेंगे, दो लोगों का रिलेशन कैसा होगा, उसकी जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कच्चा माल कैसे आ रहा है, मैनेज कैसे हो रहा है, लोग कैसे हैं, श्रम कैसा है, लोगों की स्किल कैसी है, उनका माइंड सेट कैसा है, वो कैसे काम करते हैं, उसी के साथ ही जो हमारा संबंध है वो प्रकट होता है। साथ ही ये जो FOP है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, शक्तियां हैं, या रिलेशन संबंध है, ये मिलकर ही बनाते हैं क्या, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, यही होते हैं हमारे साधन। इन्हीं से मिलकर ही हमारा उत्पादन होता है इकोनॉमी में, पैसों में, जो हमारे इकोनॉमी चीजें होती हैं। ठीक है, आर्थिक आधार हैं, उसी के आधार पे ही जो FOP है और ROP है मिलकर MOP बनाते हैं। FOP प्लस ROP मिलकर बनाते हैं MOP। ठीक है, फोर्सेस, शक्तियां और रिलेशन, जो संबंध है, यही दोनों मिलकर उत्पादन के साधन बनते हैं। ठीक है, लोग कैसे हैं और वहां पे साधन कौन कौन से, तो शक्तियां कौन कौन सी अवेलेबल हैं। आगे है, मार्क्स ने कहा कि पवन चक्कियां जो थी वो सामंतों ने दी हैं। जो पवन चक्कियां हैं जो चलती हैं ऐसे करके, वो सामंतों को दी गई हैं। जो भाप इंजन है, जो कि इंजन होता है और भाप से एनर्जी पैदा करता है, वो पूंजीपतियों को दिया। इसका मतलब जो हार्डवर्क था वो तो सामंतों को दे दिया। जो सामंत होते थे पहले, जागीरदार होते थे, किसी एरिया में वो रहते थे सामंत लोग, तो उनको दे दिया पवन चक्कियां। बट जब भाप इंजन आए, जब टेक्नोलॉजी की बारी आई, जब उद्योगीकरण की बारी आई, तो वो तो दे दिया पूंजीपतियों को। ऑब्वियसली बात है, जिनके पास ज्यादा मशीनरी होगी, ज्यादा इंजन होगा, ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, ज्यादा पैसे कमाने लग जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास एग्जाम्पल के लिए ऐसी चीजें हो, टेक्नोलॉजी हो, मुझे AI का यूज करना आता हो, और मेरे पास एक ऐसा बंदा हो जिसको AI भरपूर मात्रा में आती है, तो वो क्या करेगा, मेरे लिए फटाफट से MCQs बना देगा, मेरे लिए फटाफट से PPT बना देगा, मेरे लिए फटाफट से एडिटिंग कर देगा, गाने लगा देगा, वीडियो शूट कर देगा, मेरे लिए आसान काम हो जाएगा। तो जब टेक्नोलॉजी आई, तो टेक्नोलॉजी किनके पास है, पूंजीपतियों के पास है, जो कि पैसे वाले थे। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे हों तो कोई, मैं ऐसे लोगों को हायर कर सकती हूँ जो कि AI को जानते होंगे, जो मेरे काम को और बढ़ा दे। बट मेरे पास अभी क्या है, अभी सिर्फ कुछ लोग ही हैं। जब मैं खुद हूँ, जब मेरी एक फ्रेंड है जो मेरा पूरा काम करती है, जिनको मैनेज किया जाता है। ठीक है जी, तो जो तो था हार्ड वर्क, वो तो मिला है समंतों को, जो कि फ्यूडल थे। ठीक है, जो समंत लोग थे। जब इंडस्ट्री की बारी आई, भाप इंजन की बारी, तो मिल गए पूंजीपतियों को। और जब पूंजीपतियों के पास इतनी पावर आ गई कि वो किसी को भी चला सकते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो और ज्यादा अमीर हो गए, और ज्यादा पैसे कमाने लग गए।
मार्क्स ने अपने लेखन में कहा कि राज्य की आर्थिक संरचना और अधिरचना की ओर संकेत किया कि जो भी मार्क्स ने कहा ना, जो भी अपनी किताबें लिखी हैं, मेनली फोकस किस पे था? इकोनॉमी के ऊपर। मेनली फोकस इकोनॉमी के ऊपर था, क्योंकि उस टाइम पर जर्मन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। जो इंग्लैंड है वहां पे उद्योग लग रहे थे, प्रौद्योगिकी चल रही थी। ठीक है जी। अधिरचना की ओर संकेत किया। किसके ऊपर संकेत किया? आर्थिक संरचना के ऊपर, पैसों के ऊपर। और उसकी जो अधिरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, उसके बारे में ये बात करते हैं कि जो सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से बनी है। वो कहते हैं कि जो रचना है, आर्थिक संरचना है और अधिरचना है, उसकी जो सुपीरियर पावर है, वो समाज से, राजनीति से और आध्यात्मिक मान्यताओं से बनी है। कि जो लोग तो प्रोटेस्टेंट हैं, जो लोग तो मतलब अपने धर्म से आगे चलकर उसके जो मान्यताएं हैं उनको छोड़कर कुछ और काम करने लग गए हैं, वो पैसा कमाना चालू कर दिए हैं। जो तो रूढ़िवादी हैं, जो सिर्फ अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, वो पैसे नहीं कमा सकते। पैसे वही कमाएगा जो अपने अपने आप से ऊपर उठकर जो कुछ काम करेगा। ठीक है जी। उनका मानना था कि अधिरचना अकेले आधार से प्रभावित होती है। जो सुपर स्ट्रक्चर है वो बेस जो है, जो आधार है, उससे प्रभावित होती है। आधार क्या है हमारा? आर्थिक संरचना। आधार क्या है हमारा? रिलीजन, हमारे राजनीति, हमारे सामाजिक। जो सुपर स्ट्रक्चर है, ऐसा सुपर स्ट्रक्चर जो कि हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है, आगे बनाता है। ठीक है। तो वो हमारी जो बेस है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इससे प्रभावित होता है। और इसे हम कह देते हैं एक तरफा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वे इन्फ्लुएंस। ठीक है जी। ये बहुत आपको क्वेश्चन आ सकता है, किसने वन वे इन्फ्लुएंस दिया है। इसका मतलब है कि एक ही चीज के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब वन वे है। जैसे कि आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको वन वे हूँ, आप मेरे को बाद में क्वेश्चन पूछेंगे, पर अभी क्या है, मैं वन वे हूँ कि आपको मैंने जो पढ़ा दिया वो सुन रहे हो, आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है उसे लिख रहे हो कि बाद में पूछेंगे। तो वन वे क्या है कि आप मेरे से प्रभावित हो रहे हो, मेरे जो विचार हैं, मेरी जो कहानियां हैं, आप उनसे प्रभावित हो रही हैं। और जो हमारी आर्थिक संरचना थी वो भी सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से बनी हुई थी। और जो अधिरचना थी इकोनॉमी को बनाने वाली, वो इन्हीं से प्रभावित थी। ठीक है। कि जो लोग तो रूढ़िवादी हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवान ने जो दिया है उसी में रह लो, उसी में खुश रह लो, 100 रुपया दिया है, इनकम कम है, कोई इशू नहीं, आप इसमें अपनी जिंदगी गुजार लो, तो वो लोग पैसे वाले नहीं बन सकते। जो लोग रिस्क लेंगे, रिस्क टेकर हैं, जो अपने जो ख्याल हैं, जो अपनी रूढ़ियां हैं, उनसे अलग होकर कुछ काम करेंगे, अलग से काम करेंगे, वही पूंजीपति हो सकते हैं। और इसी को ये बोलते हैं वन वे इन्फ्लुएंस, कि आप सिर्फ एक ही तरफ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जहां तक रूढ़िवादी हो, जहां आप अपनी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनसे ऊपर उठकर कुछ कर रहे हो। जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो पावर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो पावर ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे डेवलप हुआ। जो शक्तियां हैं, जो उत्पादन की शक्तियां हैं, उत्पादन की शक्तियां, उनमें कैसे डेवलप हुआ। कि पहले कौन था? पहले था प्रिमिटिव कम्युनिटी, मतलब कि जो थे प्राचीन, प्राचीन कम्युनिटी को हम बोलेंगे कम्युनिज्म। प्राचीन जो हमारी, आगे आएगा हिंदी वाला वर्जन इसका। तो प्राइमिटिव जो प्राचीन लोग थे, वो वहां पे क्या था, वहां पे FOP जो शक्तियां हैं वो कम थी। सब कुछ जॉइंटली था कि सभी लोग मिलकर काम करते थे। वहां पे अलग अलग लोग नहीं थे, कोई स्किल्ड है, कोई सेमी स्किल्ड है, किसी के पास कोई स्किल है, किसी के पास कोई स्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी लोग जो फैमिली के मेंबर हैं वो मिलकर काम करते थे। पहले किसी एक इंसान के घर में खेत था, और खेत में अगर उसकी फैमिली में 10 लोग हैं, तो 10 लोग मिलकर उस खेत को जोतते थे, उस पे हल चलाते थे। ठीक है। बट वहां पे FOP बहुत ज्यादा कम था। उसके बाद आता है हमारा एंशियंट सोसाइटी। प्रिमिटिव को हम बोल सकते हैं हमारा जो कबाइली है ना। देन एंशियंट हमारा जो प्राचीन आ जाएगा, यहाँ पे प्राचीन आएगा, यहाँ पे प्रिमिटिव में हम इसे कह सकते हैं कबाइली एरिया। प्रिमिटिव को हम कबाइली कह सकते हैं, कबाइली।
ठीक है। एंशंट में क्या था, वहाँ पे सरप्लस डेवलप हुआ कि सभी लोगों के पास अलग अलग स्किल आ गई थी। किसी के पास ओनरशिप थी, किसी के पास खेत पे नियंत्रण था और किसी के पास नियंत्रण नहीं था, और कुछ किसी के अंदर में काम कर रहे थे, है ना। तो जैसे कुछ सामंत लोग इसी टाइम पे आगे चलकर आते हैं हमारे पास सामंत। ठीक है। सामंत क्या थे, जैसे आजकल हम देखते हैं ना ठेकेदार होते हैं, जहाँ फिर हम देखते हैं शाहूकार होते हैं, दैट इज सामंत। कि जिनके पास ज्यादा एफओपी है, जिनके पास स्किल बहुत ज्यादा है, वो ट्रेड करते हैं, वो व्यापार करते हैं, उनके पास लेबर की मोबिलिटी है। जो मजदूर हैं उनके पास मजदूरों की गतिशीलता है, कि उनके पास काफी ज्यादा लेबर हैं, काफी ज्यादा स्लेव हैं, काफी ज्यादा दास हैं, जिनसे वो काम करवाते हैं। और वहां पे क्या आ गया था, लॉर्ड एंड स्लेव वाला कंसेप्ट। लॉर्ड मतलब कि जो राजे लोग हैं, जो सामंत लोग हैं, और नीचे क्या थे उनके जो दास लोग हैं। तो सामंत वाला कंसेप्ट यहाँ पे आता है फ्यूडल सोसाइटी में। देन आता है हमारा कैपिटलिस्ट सोसाइटी, हमारा पूंजीपति, पूंजीवाद। तो पूंजीवाद समाज में क्या हुआ, जहाँ पे एफओपी काफी ज्यादा डेवलप हो गई, शक्तियां काफी आ गई, लोगों के पास कैपिटल प्राइवेट हो गया था, जो उनके पास पैसा है ना वो निजी हो गया। जैसे मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। उनसे मैं खेलूं नाचूं गाऊं वो मेरी मर्जी। ठीक है, बट वो क्या है, वो प्राइवेट ओनरशिप है। हमारे पास अंबानी है, अंडानी है, वो क्या है, प्राइवेट ओनरशिप वाले पूंजीपति हैं वो। ठीक है। और इसी टाइम पे बुर्जुआ एंड प्रोलिटरेट आई थी क्लासेस। यहाँ पे कौन आया था, लॉर्ड एंड स्लेव आए थे, सामंत और दास आए थे। ठीक है। यहाँ पे कौन आया है, अमीर और गरीब आया है, अमीर और सर्वहारा आया है, सर्वहारा। ठीक है ना जी। तो पहले हमारे पास क्या आता है, सभी लोग मिलकर काम करते थे। फिर थोड़ा सा क्या है, किसी के पास प्रॉपर्टी आ गई, किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं आई। ठीक है जी। सामंत में क्या हुआ कि किसी के पास पूरी प्रॉपर्टी है और वो राजा है, बाकी उसके दास हैं। पूंजीवाद में क्या आया कि कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए, सर्वहारा हो गए। ठीक है। प्रोलिटरेट एंड बुर्जुआ हमारे पास दो क्लासेस आ जाती हैं। आगे देखो, वही चीजें हम आगे पढ़ेंगे डिस्कस करके, विद की पूरा उसको जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो सारा कुछ हम आगे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। मार्क्स का विचार था कि आधार, जो हमारे पास आधार है, बेस वैल्यू है, सुरक्षित करने के लिए अधिरचना मौजूद थी। कि जो हमारे पास आधार है ना, वो क्या करती है, को सुरक्षित करने के लिए हमारे पास अधिरचना मौजूद है। कि जो हमारा आधार है, बेस है, उसको बनाने के लिए हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है। जब आधार अधिरचना से आगे निकल जाएगा तो संघर्ष का दौर आएगा। जो हमारे पास बेस है ना, अगर उसके ऊपर ढांचा खड़ा कर दोगे तो वो तो खड़ा हो जाएगा, बट अगर आपका ढांचा ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा आपके पास पैसा आ गया, तो जो बेस है ना वो डगमगा जाएगा, एंड वहां पे आएगा संघर्ष। अगर आपके फैमिली मेंबर जो हैं, आपके सपोज करो आपके घर में दो ब्रदर हैं। ठीक है। अगर एक ब्रदर के पास 10,000 रुपए हैं, दूसरे के पास 10,000 रुपए हैं, अगर दोनों इक्वल चल रही हैं तो ठीक है, कोई कोई झंझट नहीं है। जब बेस जो उनका पैसा है किसी के पास आगे चला जाए, जो उनकी अधिरचना है किसी को सुपर, जो अधिरचना ज्यादा बड़ी हो जाए, तो संघर्ष आ जाएगा, है ना। समाज में क्रांतियां आ जाएंगी, लोगों के घर टूट जाएंगे, लोगों में झगड़ा हो जाएगा कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो अब यहाँ पे भी यही चीज होती है कि जब हमारा जो आधार है, जो मोरल वैल्यूज हैं, जो बेस है, जो हमारा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक चीजें हैं, जब वो जो बेस से आगे जो हमारा स्ट्रक्चर है, अधिरचना है, वो जब आगे निकल जाएगा तो संघर्ष का दौर आ जाएगा। ठीक है जी। एंड यहाँ पे डायलेक्टिक प्रोसेस चेंज हो जाएगा, बोलना जो हमारी बोली है, द्वंदात्मक प्रक्रिया आ जाएगी, मतलब डायलेक्टिकल जब बोली है उसमें चेंज आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा हमारी डायलेक्टिकल प्रोसेस में या द्वंदात्मक में। इसमें सामाजिक क्रांति भी हो सकती है, समाज चेंज भी हो सकता है। समाज अगर पूंजीवादी वो समाजवाद की तरफ जा सकता है, अगर समाज समाजवादी तो वो पूंजीवाद की तरफ भी जा सकता है। जैसे कि जब रशिया में क्रांति हुई तो समाजवादी से निकलकर पूंजीवादी की तरफ चला जाता है। तो ये क्या हुआ, जब उनके जो मोरल वैल्यूज थे, जो उनके लोगों के जो वैल्यूज थे, जब वो डगमगा गए और उनकी जो अभिरचना थी उससे आगे निकल जाते हैं। ठीक है जी। तब समाज में क्रांति आती है कि जो उनके वैल्यूज है वो छोटे पड़ गए, और जो उनका माइंड है कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, जब वो आगे बढ़ जाएंगे तो क्रांति आएगी। ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जब 1947 में, 1947 में, उससे पहले
हमारे यहाँ ब्रिटिश थे, 2 साल से राज कर रहे थे, ठीक है, बट हुआ क्या, दिक्कत कहाँ पे आई, जब उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए। वैसे वो ठीक काम कर रहे थे, एजुकेशन लेकर आए, और वहाँ पे हमें डाक सेवा लेकर दी है, रेलवे चलाया है यहाँ पे, है ना, और पानी का सिस्टम चलाया है, डैम वगैरह बनवाए, सब कुछ किया उन्होंने, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने। पर दिक्कत कहाँ पे आई हमारे हमारे इंडिया में, जब उन्होंने हमारे जो रिलीजन था, हमारा जो बेस था, जो हमारा रिलीजन है, कि आपने जो मुस्लिम का रिलीजन था कि आप वो सुअर नहीं खाते हैं, और वो जो हमारे हिंदू हैं वो गाय नहीं खाते हैं, तो उनके जो कारतूस लाने को कहा था कि उनके जो कारतूस हैं वो आपने चलाने हैं। तो वहां पे मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, तो उन्होंने बगावत कर दिया कि नहीं, ये हमारा आध्यात्मिक रिचुअल है कि हम ये इसको मुंह नहीं लगा सकते, मुंह में नहीं रख सकते, तो हम नहीं चलाएंगे। तब बगावत हुआ, ठीक है। दूसरा, खेती के ऊपर जो हमारा बेस पॉइंट क्या है, आर्थिक संरचना की जो खेती है, जब खेती में इन्होंने कहा कि आप नील उगाओ, है ना, अगर वो नील उगाएंगे हमारे हमारे इंडिया के जो किसान भाई हैं, तो जो उनकी जमीन बंजर हो जाएगी। तो उनका बेस क्या था, खेती बाड़ी। जब खेती बाड़ी को भी गड़बड़ आ गई तो क्रांति आई, रिलीजन पॉइंट भी आ गया, आर्थिक पॉइंट भी आ गया। पॉलिटिकल में क्या था कि जो हिंदूज थे, जो इंडियन थे, उनको पॉलिटिकल में लेकर नहीं आया गया था। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी जस्टिस करना हो, सिर्फ अंग्रेज लोग ही करते थे, हिंदू लोग करते ही नहीं थे। तो सामाजिकरण भी आया। और एक और चीज थी कि ये इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे, हिंदी को प्रमोट नहीं कर रहे थे। अपनी लैंग्वेज लेकर, साइंस में सब कुछ ये लेकर आए हैं, मतलब मैं तो हमारा साइंस ये लेकर, इंग्लिश ये भाषा ये लेकर आए हैं। तो इनको लग रहा था कि हिंदुओं को लग रहा था कि जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारा संस्कृति है, उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। तब जाकर समाज में क्रांति आती है, पहले कोई नहीं जागा। तभी क्यों जागे, बिकॉज समाज में गड़बड़ आ गई, आर्थिक में गड़बड़ आ गई, राजनीति में गड़बड़ आ गई, तब समाज में क्रांति हुई। ठीक है जी। तो यही ये कहना चाहते हैं कि जब आधार से आगे अभी संरचना चली जाए, जो सुपर स्ट्रक्चर है वो आगे चली जाए, तब गड़बड़ आती है। ठीक है जी। एक नई अधिरचना उभरेगी जिसका लक्ष्य नए कानूनों, सामाजिक मानदंडों और धार्मिक दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए किया जाएगा। कि ऐसी अधिरचना बनेगी, जब क्रांति होगी तब ऐसी अधिरचना बनेगी जिसमें नए नए कानून बनेंगे, सामाजिक नए नए मानदंड बनाएगा, और धार्मिक दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आपने भी ऐसा धर्म अपनाना है, ऐसी चीजें करेंगे, वैसी चीजें करेंगे। ठीक है। तब नई चीजें होंगी। जब फ्रांस में क्रांति होती है, तो फ्रांस में क्रांति के टाइम पे जो लोग थे अपने राजा के खिलाफ बगावत कर देते हैं। तो फिर वहां पे क्या होता है, नए रूल्स आते हैं, नए मानदंड आते हैं। उन्होंने कहा कि हम भाईचारा रखेंगे अपने देश में, समानता लेकर आएंगे, समता लेकर आएंगे, लोकतंत्र लेकर आएंगे। ठीक है। क्यों लेकर आए वो, क्योंकि वो खुश ही नहीं थे अपने राज्य से, अपने जो उनका सिस्टम था, केंद्रीकरण वाला सिस्टम था, उनसे खुश नहीं थे। तो जब भी समाज में क्रांति आएगी तो नए नए कानून बनेंगे, सामाजिक मानदंड बनेंगे और धार्मिक दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। मार्क्स ने कहा कि जब तक वंचित वर्गों में वस्तुगत वास्तविकता के प्रति व्यक्ति पर जागरूकता विकसित नहीं होती, कि जो हमारे वंचित वर्ग हैं उनके प्रति किसी इंसान में व्यक्ति पर जागरूकता नहीं आएगी ना, तब तक क्रांति नहीं हो सकती। वंचित वर्ग कौन है हमारे इंडिया में अभी, SC ST हैं, वुमेन्स हैं, बच्चे हैं, और जो बूढ़े लोग हैं वो वंचित वर्ग में आते हैं। तो कहता है जहाँ पे कि जो हमारे इंडिया के, हमारे मतलब उनके उसमें पूरे एरिया के, ठीक है, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कि जो हमारे वंचित वर्ग हैं, अगर उसमें जो वंचित वर्गों के प्रति अगर व्यक्ति परक जागरूकता, मतलब किसी के मन में भावना नहीं आएगी कि ये लोग कैसे काम करेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, तब तक क्रांति नहीं हो सकती। उनके कहने का मतलब ये था कि अपने लिए एक वर्ग बन जाना, कि जो वंचित वर्ग हैं, अगर वंचित वर्ग जो हैं, अगर उनके मन में अपने प्रति जागरूकता नहीं आई कि भाई हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं, और क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तब तक वो क्रांति में नहीं पार्ट ले सकते। जब तक हमारे किसान भाइयों को, जहाँ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको नहीं पता चला कि हम लोग वंचित वर्गों में आते हैं और हमारे साथ ये चीज़ें करी जा रही हैं, जो हमारे ब्रिटिश लोग ऐसे काम कर रहे हैं हमारे साथ, तब तक
वो क्रांति नहीं लेकर आ पाए। ठीक है, जब उनको अपने प्रति जागरूकता आ गई तब वो क्रांति में अग्रसर हो गए। तो उनको कहने का ये भाव था क्लास फॉर इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लास फॉर इटसेल्फ, अपने लिए एक वर्ग बनना, कि आप अपने लिए एक वर्ग बन जाओ। जैसे आजकल होता है ना, एनजीओ में लड़कियां ज्यादा पार्ट लेती हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमें नॉलेज है, हमें अवेयरनेस है, तो हम लोगों को भी अवेयर करें, लोगों को बचाएं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से है, चाहे वो रेप केसेस से है, चाहे वो चाइल्ड की जो ट्रैफिकिंग हो रही है उससे है। ठीक है, तो ये क्लास फॉर इटसेल्फ की बात करते हैं कि जो वंचित वर्ग हैं, अगर वो अपने लिए वो जागरूकता ले आए कि हम वंचित हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, और तभी वो अपना एक वर्ग बना ले, सेम ग्रुप का, सेम इंटरेस्ट का ग्रुप बना ले, तभी वो क्रांति कर पाएंगे, अदरवाइज क्रांति नहीं हो पाएगी। यहाँ पे है स्टेट लॉ रिलीजन ऑफ द रिलीजन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या आएगा, स्टेट का क्या रिलेशन है, जो कानून उसका क्या रिलेशन है, और द रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन। जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, इकोनॉमी स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी पावर है जो उत्पादन में आपको हेल्प कर रही है। जैसे कि आपका पैसा है ना, आपका जो श्रम है, आपकी स्किल है, जो अपने पैसे लेकर खरीदी है, बनाई है, दैट इज FOP। आगे देखो, पिछले समन्ती समाज में वंचित वर्ग, पूंजीपति वर्ग स्वयं अल्पसंख्यक था। जो समन्तिक वर्ग में जो पहले वंचित वर्ग था, जब पूंजीपति वर्ग है, स्वयं अल्पसंख्यक था, अपने लिए एक वर्ग नहीं बना पाया। परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी थी, अंततः पूंजीवादी समाज का निर्माण हुआ। कि पूंजीपति वर्ग से पहले जब पूंजीवादी समाज बना, उससे पहले जितने भी समाज हुए हैं, वो अपने लिए एक वर्ग क्यों नहीं बना पाया, वहां पे क्रांति क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हमारा लाइफ, हमारे काम क्या है, हमने करना क्या है। तब तक जब पूंजीवाद का निर्माण हुआ, तब क्या होता है, जो परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, पहले धीमी थी फिर तेज होती है, तब पूंजीवादी समाज का निर्माण होता है। इसकी पूर्ण निर्मित सिद्धांत के रूप में आलोचना करी जाती है, कि मतलब कि इस पूरे सिद्धांत की आलोचना करी जाती है। अदीम साम्यवाद, अदीम बोलते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी को, जो मैंने बताया था कबायली वाला प्रिमिटिव। अदीम साम्यवाद आता है, प्राचीन समाज आता है, समन्ती आता है। इनके बारे में, इनके विचारों का अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया, लेकिन उन्होंने पूंजीवादी समाज के विरोधाभासों के एकमात्र समाधान के रूप में क्रांति को मजबूर किया। कि इसके ऊपर ये क्रिटिक करते हैं, जो इनका मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके ऊपर क्रिटिक करा जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा, कि इन्होंने देखो जो आदिम साम्यवाद है, प्राचीन समाज है, समन्ती समाज, इसके बारे में बोला, ठीक है, विश्लेषण किया अच्छी तरीके से, बट जब ये पूंजीवादी समाज के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा बाइसनेस वाला करने लग जाते हैं, सब्जेक्टिव हो जाते हैं, और कहते हैं कि पूंजीवादी में क्या है कि सब कुछ विरोध है, सब कुछ गलत है, सब कुछ गंदा है। तो एकमात्र जो इसका कंक्लूजन है, इसका समाधान है, वो है क्रांति करो, कि पूंजीवाद हटाओ और समाजवाद लेकर आओ। ये बस इसी के ऊपर टिके हुए थे कि पूंजीवाद हटाओ और समाजवाद लेकर आओ, कि कोई अमीर कोई गरीब ना हो, सभी के पास एक जैसा पैसा हो। ठीक है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम इन शॉर्ट में देखें, उन्होंने विकासवादी सिद्धांत को थोड़ा सा डार्विन प्रभाव दिया। जो विकासवादी सिद्धांत था कि जो विकास हुआ है, जो साधन बने हैं, उनका विकास कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा डार्वियन से इन्होंने लिया है अपना सिद्धांत। उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन का संबंध निरंतर अंतर पालन में रहता है, कि FOP कभी डोमिनेंट होगा, कभी ROP डोमिनेंट होगा, ठीक है, जो आपस में रहते हैं, अंतर पालन करते रहते हैं। इसके निर्माण परिणाम स्वरूप उत्पादन के तरीके सामने, इसके साथ क्या हुआ कि जो हमारे उत्पादन के तरीके हैं वो सामने आ गए, कि हम कैसे कैसे तरीके से अपना उत्पादन कर सकते हैं। मार्क्स सामाजिक उत्पादन शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सामाजिक उत्पादन, सोशल प्रोडक्शन, हमने पढ़ा था कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं समाज में, वो भी प्रोडक्शन करते हैं। कैसे? परिवार बना के, फैमिली बना के। ठीक है जी। मार्क्स ने कहा कि दो प्रकार होते हैं सामाजिक व्यवस्था के, सोशल सिस्टम के। पहला है
आर्थिक अवसंरचना जिसमें उत्पादन की ताकतें और संबंध शामिल होते हैं, मतलब कि फोर्सेस और रिलेशन आता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, हमारा आरओपी प्लस एफओपी, एफ एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। हमारी जो आर्थिक अवसंरचना है वो कैसे बनेगी, जब हमारे पास स्किल होगा, पैसा होगा और उसको नियंत्रण करने वाला कोई ना कोई लोग होंगे। ठीक है। आगे है सामाजिक बुनियादी ढांचा। समाज में क्या आएगा, धर्म, परिवार, नैतिकता, कानून, शिक्षा आदि। पैसों में क्या आएगा, आरओपी, एफओपी। और समाज में क्या आएगा, सब चीजें, धर्म, परिवार, नैतिकता, कानून, शिक्षा आदि। इससे ही बनता है वो सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम दो तरीकों से बनता है, पैसों से, समाज से। पैसों में क्या आएगा, आरओपी, एफओपी। समाज में क्या आएगा, धर्म, फैमिली, नैतिकता, कानून, शिक्षा। आगे है हिस्टोरिकल मैटरलिज्म। हिस्टोरिकल का मतलब क्या है, इतिहास। कि इतिहास से ले मतलब इन्होंने क्या देखा कि आज यहाँ पे हम पहुंचे हैं, इससे पहले क्या क्या धारणाएं बन चुकी थी, इनके पहले क्या क्या हो चुका था। ठीक है। मार्क्स ने सीधे तौर पर शब्द नहीं गढ़ा है ये वाला हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, ये सिर्फ हमने पढ़ने के लिए बोला है। इसे बाद में एंगलेस द्वारा पेश किया गया। जो एंगलेस है इसने इस वर्ड को पेश किया था। ठीक है राजे। मार्क्स ने स्वयं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के बारे में लिखा है। जो भौतिकवादी व्याख्या है ना, मेटेरियलिज्म, रोट अबाउट द मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। जो भौतिकवादी व्याख्या है कि सब कुछ भौतिक है, कि सब कुछ आप जो देख रहे हैं, भौतिक क्या होता है, पैसा है ना, भौतिक क्या होता है जो आपके हाथों में है, भौतिक चीजें हैं, उनके बारे में ये बात करते हैं, जिसे बाद में एगिलेस और प्लेखनोव ने ठीक से परिभाषित किया। जिसको बाद में किसने डिफाइन किया, एंगलिस ने और पलखेवनव ने। राइट। आगे है हिस्टोरिकल। जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का मानना था कि इतिहास के दौरान में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं वे समाज में आर्थिक परिवर्तनों और उत्पादन और विनिमयों के तरीकों में बदलाव कारण हुए हैं। कि जो भी हमारा इतिहास चेंज हुआ है ना, उसके दो कारण थे। पहला आर्थिक परिवर्तन, कि पैसा ज्यादा आ गया, पैसों के बदले में कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए। दूसरा क्या था, जो उत्पादन है उसके जो नियम उसके बदलाव आ गए। अभी देखो 1960 में हमारे पास आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति, ठीक है। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जो हमारी खेती थी बढ़ गई, ज्यादा बीज आ गए, ज्यादा पैसा आ गया हमारे पास। ठीक है जी। तो ये जब हमारे पास आता है तो उसके कारण जो हमारा समाज है वो बदल जाता है। ठीक है। पहले लोगों के पास कम पैसा था फार्मर में, अब ज्यादा पैसा आ गया। बट किनके पास आया, तो ज्यादा अमीर थे, उन्होंने ही ट्रैक्टर वगैरह खरीदे, उन्होंने ही महंगे महंगे बीज खरीदे। अगर वो बीज ना खरीदते तो ये क्रांति आती ही ना। ठीक है जी। तो जो अमीर किसान थे वो और अमीर होते जाते हैं और जो गरीब थे वो और गरीब हो जाते हैं। ठीक है जी। और ये यहाँ पे कहना चाहते हैं, जो भौतिकवाद है, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है और जो हमारा इतिहास है, वो तभी चेंज होगा जब समाज में आर्थिक परिवर्तन होंगे और उत्पादन और उसके जो कानून है, नियम है, वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है। ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक संरचना में आगे होने वाले परिवर्तनों, वर्गों के उद्भव और एक दूसरे के खिलाफ उनके बाद में संघर्ष को भी संदर्भित करता है। कि मतलब जब इतिहास में हमारा जो भौतिक समाज संरचना उसमें चेंज आएगा, परिवर्तन होगा, तो हमारे पास अलग अलग वर्ग आएंगे। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज्यादा गरीब है, तो उनमें भी संघर्ष आएगा। पहले तो संघर्ष था ही, चेंजेस आ रहे थे, बट जब नया वर्ग बनेगा, नया समाज बनेगा, तो उसमें भी संघर्ष बनेंगे। ठीक है। पहले भी था, अब भी है, चेंजेस आ गए। आगे देखो, ऐतिहासिक भौतिकवाद 19वीं सदी में दो प्रमुख विचारों का संरक्षण था। जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो दो प्रमुख विचारों को मिलकर बनाया गया था। पहला था हेगेलियन का आदर्शवाद। हमने पढ़ा है कि वो आदर्शवाद को मानते हैं, आइडिया को मानते हैं। ठीक है। कि एक आइडिया होगा, आइडिया से कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, एंड दैट देन इज भौतिकवाद, कि सब कुछ भौतिक है, सब कुछ आपके सामने है, जो आपको दिख रहा है, जो मटेरियल आपको दिख रहा है, दैट इज भौतिकवाद। ठीक है जी। तो इन दोनों के मिश्रण से ही इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिस्टम लिया है।
आगे है हेगेलियन का जो आइडियलिज्म है, इसका मतलब क्या था? हेगेलियन आदर्शवादी का थीसिस, एंटीथीसिस और इसका संश्लेषण कर लेना। ठीक है, आप पहले थीसिस बनाते हैं, देन आप एंटीथीसिस बनाते हैं, देन आप सिंथेसिस बना लेते हैं, सिंथेसिस। ठीक है जी। और हेगल का जो मानना था, आदर्शवाद था कि मानव आत्मा की श्रेष्ठता और इसके विकास के कारण समाज में परिवर्तन के बारे में था, कि जो मानव की आत्मा है, जो गीस्ट है, जो स्पिरिट है, जो ह्यूमन स्पिरिट, आत्मा नहीं है इसकी, जो स्पिरिट का मतलब है कि जो ह्यूमन की भावना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जो स्पिरिट है उसके बारे में ये कहते हैं। ठीक है, जो मानव की जीस्ट है उसकी श्रेष्ठता, उसमें जो भी स्पिरिट है, जो भावना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आइडिया है उसके पास, उसके कारण ही सामाजिक परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे आप लोग हैं, आपकी फैमिली में कोई प्रोफेसर है नहीं है, वो सेकेंडरी बात है, बट आप जो परिवर्तन करने जा रहे हो उसके साथ आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कितना बेनिफिट होगा आप सोच भी नहीं सकते। आपके बच्चे कह पाएंगे मेरे जो मम्मी है, मेरी दादी थी, नानी थी, वो प्रोफेसर रह चुकी हैं, तो उनके गुण मेरे में आए हैं। तो आपके आने वाले जो बच्चे, उनका माइंड बड़ा शार्प रह जाएगा, बिकॉज आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आगे है 18वीं सदी का भौतिकवाद में क्या था? भौतिकवाद स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पे था। जो स्पेक्ट्रम था उस टाइम पे उसके अलग दायरे पे था। उनका मानना था कि दुनिया पदार्थ से बनी है। भौतिक का मतलब क्या होता है? पदार्थ, जो आपको दिख रहा है वही पदार्थ है। जो भौतिकवाद, उसका मानना था कि जो दुनिया पदार्थ से बनी हुई है, एक पार्ट से बनी है, एक मैटर से बनी है। ठीक है जी। मनुष्य इस भौतिक प्रकृति की अनियमितताओं उसके केवल निष्क्रिय प्राप्त कर पाता है, कि सिर्फ इसका सिर्फ और सिर्फ वो एक निष्क्रिय प्राप्त करता है, कि जो भी वो क्रिएट करेगा उसका इसको कंक्लूजन मिल जाएगा। ठीक है, भौतिकवाद का ये मानना था कि दुनिया पदार्थ से बनी हुई है और मनुष्य इस भौतिक प्रकृति की जो अनियमितताएं हैं, जस्ट पैसिव रिप्रेजेंट ऑफ द वेरियस ऑफ द मटेरियल नेचर, कि वो इसका एक निष्क्रिय प्राप्त करेगा, जो इसका निष्कर्ष निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा उसको प्राप्त करेगा। आगे देखो, मार्क्स का विचार था कि इन दो धाराओं को संशोधित किया गया, कि जो हिस्टोरिकल है, जो इतिहास है, और जो हमारे पास भौतिक है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या होएगा? उसको एनालाइज करा, कहा कि ये मनुष्य की चेतना नहीं है, उनके अस्तित्व को निर्धारित करती है। मतलब कि वो कहता है कि इन दो धाराओं को एनालाइज करने के बाद वो कहते हैं कि इट वॉज नॉट अ कॉन्शियसनेस ऑफ अ मैन दैट डिटरमाइज देयर बीइंग, कि मनुष्य की चेतना नहीं है जो उसके अस्तित्व को निर्धारित करेगी, कि मनुष्य, जो मनुष्य के अंदर चेतना है ना, इतनी चेतना ही नहीं है कि वो उसको ये बता पाए कि आपका अस्तित्व क्या है, आपका आइडिया क्या है, आपके जीवन में आने का आइडिया क्या, आपका काम क्या है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर इतनी चेतना ही नहीं है जो उनके अस्तित्व को निर्धारित करती है। ठीक है, बल्कि ये उनका सामाजिक अस्तित्व है, कि वो उनको सोशल, उनको प्रेडिक्ट करती है कि आपका समाज में क्या रहता है, चित आपके समाज में क्या रूल है, क्या सिस्टम है। ठीक है जी, और उनकी चेतना को निर्धारित करती है। देखो, आप समाज में रहते हैं, आपको नहीं पता आपका क्या मतलब है, आपका आने का क्या मतलब है, आपका पढ़ने का क्या मतलब है। सिर्फ और सिर्फ जो आप आइडलिज्म में चलते हैं कि हाँ एक आइडिया है, हम लड़की हैं, हमने शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है यही आदर्श है, बट एक्चुअल में क्या आपका आपका मेन फोकस क्या है, मेन आपका आइडिया क्या है, आपको नहीं पता। दैट इज आदर्शवाद, कि आप आदर्श वे पे चल रहे हैं, कि जो आपको सिखाया गया है वही आप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आदर्शवाद। ठीक है, जो सामाजिक अस्तित्व है, जो आपको बताया गया है कि बेटा आपने यही काम करने हैं, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते, इसको बोलेंगे फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, कि आपके मन में आपके क्लास के लिए आपकी एक झूठी कॉन्शियसनेस है। इसका मतलब है कि जो समाज ने आपको आइडेंटिफिकेशन दी है ना, कि आप लड़की हैं, आपको क्या पता आप लड़का हो, आपको क्या पता आप लड़की हो, बट आपको समाज ने एक आइडेंटिफिकेशन दिया कि आप एक लड़की हैं। ठीक है, ये और आपके मन में जो भावना प्रकट हुई है, अपने प्रति चेतना प्रकट हुई है, दैट इज झूठी, कि आपको नहीं पता। ये तो मतलब एक समाज को मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया,
इन इन इंडस्ट्री लेवल, इन कॉर्पोरेट लेवल, इन जो उद्योग होते हैं वहाँ पे जो लोग आपको कह देते हैं कि आप मैनेजर हैं, आप सीईओ हैं, जहाँ आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आपको जो रूल प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जहाँ आपको जो आइडिया प्रोवाइड करवाया जाता है, जो आपको स्टेटस प्रोवाइड करवाया जाता है, वो क्या है? एक झूठी वर्ग चेतना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक सामाजिक अस्तित्व है कि मैं तो जी एचआर लगा हूँ, मैं तो जी सुपरवाइजर लगा हूँ, तो ये क्या है? एक झूठी वर्ग चेतना है, ठीक है जी। आदर्शवाद क्या है? कि जब आपको पता ही नहीं है, आपके पास इतनी चेतना ही नहीं है कि आप अपने अस्तित्व को जान पाओ, आप एक आदर्श पे चल रहे हो, एक आदर्शवादी हो। जैसे होता है ना, कि होता है ना आज्ञाकारी बेटा, वो होते हैं आदर्शवादी, ठीक है, कि आदर्श दिया गया है, उस आदर्श पे आपने चलना है। आगे देखो, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में क्या आया कि चेंज इन इकोनॉमी, कि जो इकोनॉमी है वो चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है सोसाइटी में वो भी चेंज हो जाते हैं। जब इकोनॉमी चेंज हुई, पैसा ज़्यादा आ गया, अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या आएगा? जो हमारा साधन है वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, बदल जाएंगे। हमारे पास न्यू न्यू ग्रुप बन जाएंगे, नई नई क्लासेस बन जाएंगी, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल मैन है, फिर इन दोनों में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, स्ट्रगल आना शुरू हो जाएगा। देन फिर सोसाइटी चेंज होगी, देन सोसाइटी चेंज होगी एंड रेवोल्यूशन आएगा। क्या बोला था इसने? कि पैसों के कारण ही, नियमों के कारण ही समाज में संघर्ष आता है, पैसों के कारण ही दो परिवारों में झगड़ा हो जाता है, पैसों के कारण ही दो जो हमारे देश होते हैं वहां पे झगड़ा चालू हो जाता है, ठीक है जी, कि पैसा है इनके पास। आगे देखो, यूजिंग हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, कि इसको यूज करने से क्या होता है। मार्क्स ने कहा, मूल थीसिस से कोई भी सही गलत और मनुष्य अपने आसपास के पदार्थ के साथ सक्रिय संबंध में मौजूद है। जो मूल थीसिस है आदर्शवाद और भौतिकवाद, ठीक है, इसमें से कोई भी सही था, इसमें से कोई भी सही नहीं था। मनुष्य जो है अपने आसपास का जो पदार्थ उसके साथ ही वो अपना संबंध बनाता है। अभी यहाँ पे उल्टा होता है। अभी वो कहते हैं अपनी थ्योरी में, जो हमने भौतिकवाद पढ़ा, इतिहासवाद पढ़ा, वो अलग चीजें थी। अब अपनी थीसिस में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो आदर्शवाद है, जहाँ पे लोग चलते हैं, जो भौतिकवाद है, सब सही नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य है वो मटेरियलिज्म में है, भौतिकवाद में है, ठीक है, और आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनसे वो सक्रिय रूप से संबंधित रहता है। जैसे आप लोग हैं, आप मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? आपने वही कपड़े लेने हैं, वही आपने खाना खाना है, वही आप डाइनिंग टेबल लेना है, वही आपने कुर्सी लेनी है, वही आपने चेयर लेनी है, टेबल लेना है। तो ये क्या है कि आपका संबंध किससे है? जिससे आप जुड़े हुए हो, ठीक है जी। मनुष्य एक रचनात्मक प्राणी है, मतलब कि उसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी परिवेश को बदल भी सकता है। जैसी हमारी नीड्स होंगी वैसे हम बदल भी जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी आपके लिए मैं काफ़ी चेंज हो गई, ठीक है, जैसे मेरा बैठना उठना, बातचीत करना, बोलना, चलना, और मेरी लाइफ, मेरे गोल्स, मेरी रियल लाइफ काफ़ी चेंज है, ठीक है। तो इससे, इसमें क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, कि जो मनुष्य है वो रचनात्मक है, अपनी स्थितियों के अकॉर्डिंगली बदल सकता है वो, ठीक है। वे ऐसा श्रम के माध्यम से करता है, जब उसके पास काम होगा ना, श्रम होगा, लेबर होगा, उसके माध्यम से वो कर सकता है, और इसी को मार्क्स कहते हैं उत्पादन, ठीक है जी। कि उत्पादन के माध्यम से ही जो इंसान है वो अपनी जो चीजें हैं श्रम के माध्यम से अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास 4-5 लोग आ जाएं मेरा काम करने के लिए, तो क्या होगा, उत्पादन मेरा बढ़ जाएगा। अच्छी अच्छी मैं आपको सीरीज बना के दे सकती हूँ, शॉर्ट्स बना के दे सकती हूँ। तो ये क्या है, अगर मेरे पास लेबर होगी तभी, ठीक है। आगे देखो, प्रकृति को बदलने की प्रक्रिया में मनुष्य समय बदल जाता है। जो प्रकृति है, नेचर है, उसको बदलते बदलते जो मनुष्य है वो खुद ही बदल जाता है। जब हमारे यहाँ पे हरित क्रांति आती है, और जो वहाँ पे केमिकल यूज होता है, जो केमिकल, जो खाद, जो बीज यूज होते हैं, वो यूज किस लिए करे गए थे? ताकि कृषि क्षेत्र में ज्यादा बढ़ोतरी करी जा सके।
बट उससे क्या हुआ, हमारे हार्मोन्स चेंज हो गए, हमारी बॉडी के सिस्टम चेंज हो गए, हमारी ज़रूरतें मतलब जो हमारा सिस्टम था वो चेंज हो गया। अभी आजकल देखो आप किसी 10 साल की लड़की को देखोगे ना, किसी गर्ल को देखोगे तो लगेगा वो 18 ईयर की है। एज जल्दी बढ़ रही है, ठीक है, डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ खाना। और यहीं पर ये कहना चाह रहे कि प्रकृति को बदलते बदलते जो मनुष्य है वो खुद बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि पुरानी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो नई ज़रूरतें आ जाती हैं। अगर आपकी विश है कि मुझे फ़ोन लेना है, ठीक है, फ़ोन लेना है, आपको फ़ोन मिल गया, फिर आपकी नई डिमांड आ गई, मुझे लैपटॉप भी लेना है, लैपटॉप आ गया, मुझे आईपैड भी लेना है। तो ये क्या है, आपकी एक ज़रूरत पूरी हुई, आगे और नहीं आ गई, ठीक है। और इसी को जो बोलते हैं डायलैक्टिकल प्रोसेस, द्वंद्वात्मक प्रोसेस, या फिर द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, कि एक पूरा हुआ, आगे नया विचार आ गया, फिर आया, फिर नया विचार शुरू हो गया, ठीक है जी। और ये इन्होंने हेगल के जो परिवर्तन का विचार है वहां से लिया है, ये वाला द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, डायलैक्टिकल प्रक्रिया, डायलैक्टिकल प्रोसेस, ठीक है जी। देखो क्या होता है, सोसाइटिकल नॉर्म्स जो हमारी थीसिस होती हैं वो एक बनी होती हैं, सच बोलो, ठीक है। तो उसके खिलाफ एक एंटी थीसिस बनाई जाती है कि सच बोलेंगे पर कभी कभी, जब हमारे फायदे की बात होगी। एंटी थीसिस बन के सच बोलो एक बना हुआ था हमारी थ्योरी, उसके खिलाफ एक नई थ्योरी बनाएगी एंटी थीसिस, उसके ऑपोजिट, सच बोलो पर कभी कभी जहां पे जरूरत हो, ठीक है, कभी सच कभी झूठ। फिर उनमें कन्फ्लिक्ट होया, क्या सही है क्या गलत है। फिर उन्होंने कहा कि जब किसी के भले के लिए बात हो तब झूठ बोल दो, ठीक है, जब किसी का भला होता हो तब झूठ बोल दो, भले के लिए झूठ। दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ एंड बेस्ट थीसिस केडी बनी, कौन सी बनी, ये वाली, कि भले के लिए झूठ बोल दो। झगड़ा हुआ यहाँ पे कि कौन सा सही कौन सा गलत, फिर बना कि भले के लिए झूठ बोल दो। फिर समाज में चेंज आ गया कि ठीक है भाई, मतलब जब किसी के भले के लिए बात करनी होगी तब हम झूठ बोल देंगे, भला चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो, ठीक है जी। तो ये था, इसको हम आगे पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म को, मंडे। आगे क्या है, पढ़ ही लेते हैं इसको, है ना। हिस्टोरिकल का मीन्स क्या होता है, एवोल्यूशनरी ट्रेंड, कि जो इतिहास है वहां पे कौन कौन सा विकास हो रहा है। पहले तो हमारे पास क्या था, आदिम समाज था, फिर प्राचीन था, फिर सामंत थे, फिर पूंजीवाद था, है ना। अब जो बात कर रहा है वेबर, वो सॉरी मार्क्स, वो बात कर रहा है समाजवाद की, कि समाजवाद आ जाए तभी क्या होगा, सब कुछ इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भौतिकवाद, भौतिकवाद का मतलब क्या है कि आसपास की सामग्री किसी को प्रभावित कर, जैसे कि मूर्त हो चाहे मूर्त, दोनों तरीके से, ठीक है। जो भी सामग्री आपके आसपास है वो आपको कहीं ना कहीं तरीके से प्रभावित कर रही है। हमारे इतिहास में जो साधन है उसका अध्ययन करके हम आगे का पता कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए हमारी हिस्ट्री कैसी है, ट्रेंड कैसा है, तो हम आगे प्रोडिक्शन कर सकते हैं ऐसा जाएगा, ठीक है राजे। जैसे आजकल वो ट्रेडिंग चल रही है ना, कि ट्रेडिंग में बिटकॉइन का रेट कितना है और कितना आगे चला जाएगा, क्या प्रोडिक्शंस हैं। अभी तो वो ग्रो करेगा काफ़ी, क्योंकि उसकी 30% माइनिंग अभी रह गई है, ठीक है। आगे है इसकी पुस्तक जो उन्होंने लिखा था अपनी बुक में, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, ठीक है, ये इनकी बुक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस सिद्धांत में बदलती भौतिक स्थितियों के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन को देखते हैं, कि जहाँ पर जब हमारी भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं तब